भौतिक शास्त्र के अध्याय 9 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 3 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। गुरुत्वीय त्वरण क्या है ये बताना है, मात्रक और विमीय सूत्र इसका बताना है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न आते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है या विमीय सूत्र क्या होता है या इसका मान। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, उनमें पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा। विरामावस्था से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु के वेग में पृथ्वी के आकर्षण के कारण प्रति सेकंड जितनी वृद्धि होती है उसे उसका गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। विरामावस्था से स्वतंत्रता पूर्वक यदि कोई वस्तु नीचे गिर रही है, विरामावस्था में मतलब पहले रुकी हुई थी, जैसे मान लो कि यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर कोई वस्तु है, अब ये यहाँ से नीचे की ओर गिरना प्रारंभ होती है। पहले वो विरामावस्था में थी, अब नीचे की ओर गिरती है। तो नीचे की ओर जब गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उस वस्तु के वेग में प्रति सेकंड जितनी भी वृद्धि होती है उसे उसका गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। दूसरी परिभाषा एक और यहाँ पर बताई जा सकती है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जा सकता है। दूसरी परिभाषा क्या होगी? स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है और SI पद्धति में इसका मात्रक वही होता है जो त्वरण का होता है। चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे त्वरण हो, सभी का मात्रक क्या होता है? एक समान होता है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसीलिए गुरुत्वीय त्वरण का भी मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किस पद्धति में? SI पद्धति में। विमीय सूत्र क्या होता है? तो जो त्वरण का विमीय सूत्र होता है वही इसका भी विमीय सूत्र है। क्या होता है विमीय सूत्र? m⁻0 L T⁻⁻2 ये इसका विमीय सूत्र होता है। हमेशा ध्यान रखना है, विमीय सूत्र को ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगाकर लिखते हैं। तो विमीय सूत्र वही हो गया, मात्रक वही हो गया जो त्वरण का है। त्वरण भी एक सदिश राशि है तो गुरुत्वीय त्वरण भी एक सदिश राशि है और इसकी दिशा हमेशा कैसी होती है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। चूँकि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जब गिरती है तब वस्तु में यह त्वरण उत्पन्न होता है, इसीलिए हमेशा इसकी दिशा किस तरफ होती है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर इसकी दिशा होती है। तो ये है गुरुत्वीय त्वरण। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। अगला जो प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर लिखिए। कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। इसके पहले सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। न्यूटन ने दिया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। उसी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में एक नियतांक आया था जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं और कैपिटल जी से उसे प्रदर्शित किया गया था। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर बताना है, मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में अंतर बताना है। देखते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर। पहला जो अंतर है वो है जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और स्मॉल जी क्या है? पृथ्वी के आकर्षण के कारण वस्तु का त्वरण है।
जो जी है, कैपिटल जी है, वो क्या है, एक नियतांक है। और स्मॉल जी क्या है, पृथ्वी के आकर्षण के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण है। दूसरे अंतर में दोनों की परिभाषा को बताना है। कैपिटल जी की परिभाषा क्या होगी, एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच में लगने वाले बल के संख्यात्मक मान को कैपिटल जी कहा जाता है। दो पिंड हैं, उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या है, एकांक है। एकांक है मतलब 1 मीटर है। और दोनों के द्रव्यमान कैसे हैं, एक हैं, मतलब 1 किलोग्राम है। तो उस स्थिति में दोनों पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल के संख्यात्मक मान को ही कैपिटल जी कहा जाता है। परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं कैपिटल जी की, है ना। तो वही परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है। और गुरुत्वीय त्वरण की अभी अभी परिभाषा पढ़ी है, तो उसको यहाँ लिखा है, देखो, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरते हुए पिंड में पृथ्वी के आकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण को स्मॉल जी या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो दोनों की जो परिभाषा है उसको दूसरे अंतर में लिखना है। तीसरा जो अंतर है वो है मात्रक। जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और स्मॉल जी का मात्रक अभी अभी पढ़ा है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किस पद्धति में, एसआई पद्धति में। तो इस अंतर में लिख लेना है कि एसआई पद्धति में इसका मात्रक ये होता है, ये एसआई पद्धति इसमें लिख लेना है। चौथे अंतर में बताना है कि कैपिटल जी का मान सभी स्थानों पे समान रहता है। क्यों रहता है समान, क्योंकि ये एक नियतांक है। और स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो ये चौथा अंतर हो गया। पांचवें अंतर में कैपिटल जी का मान बता देना है। मान हमने बताया था कितना होता है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान देना है, कहीं पे स्मॉल जी का मान यदि लिखना है तो एक निश्चित मान बता दिया जाता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगले अंतर में बता सकते हैं कि कैपिटल जी एक अदिश राशि है और स्मॉल जी क्या है, एक सदिश राशि है। तो ये इतने अंतर इसमें बता सकते हैं। पहले अंतर में क्या बताया गया है कि कैपिटल जी नियतांक है और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है। दूसरे अंतर में दोनों की परिभाषा को बताया गया है। तीसरे अंतर में दोनों की एसआई पद्धति में मात्रक बताए गए हैं। चौथे अंतर में दोनों के मान के बारे में बताया गया कि मान कैसा होता है इनका, है ना। पांचवें अंतर में मान कितना होता है ये बताया गया है। और छठवें अंतर में सदिश राशि है या अदिश राशि है इसके बारे में बताया गया है। तो ये 6 अंतर बताए गए हैं। कोई भी 4 अंतर आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और याद उसको कर लेना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न जो हम लोगों को पढ़ना है, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध निगमित कीजिए। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या बताना है, संबंध बताना है। सबसे पहले मान लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है। फिर मान लेते हैं कि पृथ्वी के तल पर स्मॉल एम द्रव्यमान की एक वस्तु रखी हुई है। अब पृथ्वी की सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है, मतलब 2 पिंड हो गए। एक पिंड पृथ्वी है और दूसरा पिंड क्या है, वो वस्तु है। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में बताया गया है कि जब भी 2 पिंड एक दूसरे के पास होते हैं तो उनके बीच में एक आकर्षण बल लगने लगता है, क्योंकि प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पर भी ऐसी होगा। पृथ्वी के पास में स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है, मतलब न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से पृथ्वी के कारण वस्तु पर क्या होने लगेगा, एक बल लगने लगेगा। अब लगने वाला बल किस नियम से बताएंगे, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से F बराबर होता है G m1 m2 बटे में
आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, ये इस प्रकार से नियम में ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र का यहाँ पर उपयोग जब करेंगे तो देखो f की जगह पे f आ जाएगा बराबर g नियतांक है तो g की जगह पे देखो g आ गया। फिर m1 और m2 क्या हैं? m1 और m2 दोनों पिंडों के द्रव्यमान हैं। जिन दो पिंडों के बीच में बल लग रहा है उन पिंडों के द्रव्यमान हैं। तो एक पिंड पृथ्वी है और दूसरा पिंड वस्तु है। यहाँ पर जिनके बीच में बल लग रहा है उनमें से एक पिंड पृथ्वी है और दूसरा पिंड वस्तु है। तो m1 की जगह पे कैपिटल M आ जाएगा और m2 की जगह पे स्मॉल m आ जाएगा। बटे में d का स्क्वायर है मतलब दूरी का स्क्वायर है। दूरी कितनी होगी? चूँकि वस्तु कहाँ रखी है? पृथ्वी की सतह पर रखी है। तो पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के तल पर रखी है मतलब पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर उसकी दूरी हो जाएगी। तो इसीलिए दूरी d की जगह पे r आ गया। d का स्क्वायर है तो r का स्क्वायर हो गया। समीकरण 1 यहाँ पर बन जाएगा। मतलब f बराबर हो जाएगा g(m)m बटे r स्क्वायर। m1 m2 की जगह पे कैपिटल M और स्मॉल m आ गया और दूरी d की जगह पे r आ गई और सूत्र यहाँ पर बन गया। समीकरण 1 यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान g हो, स्मॉल g, तो न्यूटन के दूसरे नियम से हम लोगों ने पढ़ा था F बराबर ma। न्यूटन के गति के नियम पढ़े थे ना, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम में सिद्ध किया था F बराबर ma। F का मतलब बल, m मतलब द्रव्यमान और a मतलब त्वरण। मतलब लिख सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसी सूत्र का देखो यहाँ पर उपयोग कर लिया और लिख दिया नीचे, पृथ्वी के कारण वस्तु पर बल बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। आ गया देखो F बराबर ma। F है बल, m है द्रव्यमान और a है त्वरण। त्वरण की जगह पर यहाँ पर ध्यान देना है गुरुत्वीय त्वरण लिखना है, क्योंकि वस्तु ऊपर रखी है पृथ्वी के, और ऊपर रखी है मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा है। ऊर्ध्वाधर दिशा में हमेशा गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। इसलिए इस सूत्र में जहाँ पर त्वरण है वहाँ पर क्या आ जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा। अब देखो बल F की जगह पे F आ गया बराबर में द्रव्यमान m हो गया। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M माना है और स्मॉल m किसका द्रव्यमान माना है? उस वस्तु का। तो स्मॉल m यहाँ पर लिखना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि वस्तु पर लगने वाला बल निकाल रहे हैं तो वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, इसलिए स्मॉल m लिखेंगे। और गुरुत्वीय त्वरण कितना है? g है, ऊपर माना है तो g आ गया। मतलब F बराबर mg यहाँ पर आ जाएगा और समीकरण 2 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 1 में भी लगने वाला बल लिखा है और समीकरण 2 में भी लगने वाला बल लिखा है। समीकरण 1 में जो बल लिखा है वो कौन सा बल है? पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल। और समीकरण 2 में जो बल लिखा है वो कौन सा बल है? ये भी पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल है। दोनों ही पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगने वाले बल हैं, लेकिन निकाले गए हैं दोनों अलग अलग तरीकों से। एक निकाला गया है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से और एक निकाला गया है F बराबर ma वाले तरीके से। तो दोनों बराबर होंगे, है ना। किसी भी तरीके से निकालें पृथ्वी पर लगने वाला बल बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखा है देखो समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से मतलब चाहे समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रख दो F का, चाहे समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख दो F का। दोनों जगह F का मान निकला है ना, तो किसी एक F का मान दूसरे समीकरण में रखना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 में देखो मान रख दिया F का। F का मान कितना आया है समीकरण 2 से? mg। तो इस mg को कहाँ रख दिया? समीकरण 1 में रख दिया। तो F की जगह पे देखो mg हो गया बराबर में g(m)m बटे r स्क्वायर। जैसा लिखा था वैसा का वैसा लिख दिया। एक स्मॉल m से बराबर के उस तरफ वाला स्मॉल m कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? इस तरफ g बचा है और बराबर में g(m)m बटे r स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से सूत्र प्राप्त हो जाएगा, स्मॉल g बराबर g(m) बटे r स्क्वायर। इस सूत्र को याद रखना है, आगे जो व्यंजक पढ़ेंगे उन व्यंजकों में इस सूत्र का यूज होगा।